हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है यार सब बढ़िया हो गए और अब तक जो भी पढ़ाया है आपने पढ़ ही लिया होगा। तो बेटा बताओ, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी वहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिएक्शन विद वाटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा, और जो टॉपिक हमारा है आज का वो टॉपिक है रिएक्शन विद एयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आता है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सब कुछ बात अभी क्लियर आपकी हो जाएगी। तो हम इसमें बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। सुनो ध्यान से, अब समझने वाली बात है, बिल्कुल समझदार तो तुम लोग हो ही, अभी समझ भी जाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एफिनिटी फॉर नाइट्रोजन, मतलब एलिमेंट्स का नाइट्रोजन से रिएक्शन। तो सुनो ध्यान से, अल्कली मेटल में से सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। अदरवाइज कोई भी अल्कली मेटल नाइट्राइड नहीं बनाता। बात समझ में आ गई? सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से बेरिलियम और मैग्नीशियम है जो नाइट्राइड बनाते हैं। अदरवाइज कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनता वो समझ लो ध्यान से। ये नाइट्रोजन है मेरे पास, नाइट्रोजन में क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसको रिएक्ट करवाने के लिए मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा कि इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। हमने मेटल लिया और नाइट्रोजन लिया, हीट करा, लेकिन ये इसको ब्रेक करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कि मेटल मेल्ट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो पाता। लेकिन हमें इतना पता है कि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसीलिए लिथियम तब तक वेपराइज नहीं होता और वो इससे रिएक्ट कर जाता है। सेम गोज टू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो सुन ले आप ध्यान से, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल दैट रिएक्ट विथ N2 एट हाई टेम्परेचर टू गिव नाइट्राइड, ठीक है, IDE। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट रिएक्ट विथ N2 एट हाई टेम्परेचर टू गिव नाइट्राइड। ये बात समझ में आ गई? अभी बताई थी मैंने आपको। रिमेनिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पहले ही आपके वेपराइज हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अब देखो, मेटल नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव NH3। तो ये बात बिल्कुल क्लियर आपकी हो गई होगी कि जो मेटल नाइट्राइड होते हैं बेटा, जब उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? वो NH3 देंगे। हाँ भाई सलमान साहब बताएं क्या होगा? NH3 हमें मिलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ मेरे पास है लिथियम, तुमने क्या लिया बेटा? तुमने यहाँ पर लिया नाइट्रोजन, ठीक है। हमें इसका रिएक्शन करवाना है। तुम जानते हो लिथियम पे कितना प्लस होता है? 1+। और तुम ये भी जानते हो नाइट्रोजन पे कितना होता है? 3-। ये +1, ये -3, बिल्कुल बच्चों की तरह तुम्हें सिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये बन गया आपका लिथियम नाइट्राइड। बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो जाएगा लिथियम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लिथियम नाइट्राइड। बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनो ध्यान से, ये आयनिक होता है, याद रखना। अब तुमने क्या करा बेटा? इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? वाटर के साथ। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस करवाना। तुमने लिथियम नाइट्राइड का क्या करवाया? हाइड्रोलिसिस। अब इसमें ये ब्रेक होगा आपका H+ और OH-। और लिथियम में क्या था आपका? Li+ था और आपका N3- था। तो इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा LiOH, थोड़ा पास पास लिख देते हैं। ये मिल गया लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ के साथ कौन सी गैस रिलीज हुई बेटा? गैस आपकी रिलीज हो गई NH3। तो याद रखना, पहली बात, अल्कली मेटल में से सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और फिर वो रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा बेटा? जल्दी बताओ। और बनेगा NH3। दक्ष, बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है अर्नव? क्लियर एकदम, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तुमने यहाँ पर बेरिलियम लिया, तुमने इसको भी रिएक्ट करवाया N2 के साथ, कहानी वही। अब इस पे कितना होता है बेटा? इस पे होता है 2+, N पे कितना होता है? 3-। इसके पॉजिटिव, अब इसको रिएक्ट करवाओ तो ये इसके पैरों में आ जाएगा, ये इसके पैरों में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा B3N2 बेरिलियम नाइट्राइड। क्लियर हो गया तक बात? अब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? वही H+
OH माइनस। अब जो नेगेटिव वाला है उसका जो नेगेटिव वाला होगा आपका, देखो इस पर क्या, ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, देखो ध्यान से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। बात समझ में आ रही है? ये आपको हो जाएगा बी पे 2 प्लस, इस पे 3 माइनस, 3 माइनस कहाँ गया इसके साथ, और ये आपका बन गया BeOH होल ट्वाइस। और यहाँ क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका NH3। बात समझ में आ गई यहाँ तक? सेम आपका होगा मैग्नीशियम के साथ। देखो यहाँ पर तुम लोग मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया N2 के साथ, क्या बनेगा बेटा, सेम ये बनेगा आपका Mg2 Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड DE, हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ क्या मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको NH3 गैस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कौन नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, और कौन सा रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, और जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के बाद कंपाउंड बनेगा उसके हाइड्रोलिसिस पे कौन सी गैस रिलीज होगी। शाबाश। अब हम बात करते हैं एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। तो सुनो ध्यान से, एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, अल्कली मेटल हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। जी हाँ। अब हो सकता है कि वो नॉर्मल ऑक्साइड बना ले, मोनो ऑक्साइड हम जिसको बोलते हैं, हो सकता है वो परऑक्साइड बना लें, हो सकता है वो क्या करें, सुपर ऑक्साइड बना लें। तो सुने आप ध्यान से, ये होता है आपका नॉर्मल ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड, O2 पे 2 माइनस। ये होता है आपका परऑक्साइड। सुनो ध्यान से, ये नॉर्मल ऑक्साइड था, O पे 2 माइनस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस अगर है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड। अगर O2 पे 2 माइनस है, O2 पर आपका 2 माइनस है, तो एक O पे कितना होगा, माइनस, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे परऑक्साइड। O2 तो माइनस लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो, ये होगा परऑक्साइड। और अगर आपका O2 पे 1 माइनस है, 2 ऑक्सीजन पर 1 माइनस है, तो एक पे कितना होगा बेटा, हाफ माइनस। बात समझ में आ गई तक ये? तो देखो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना छोटा रेडियस होता है। तो हमने यहाँ से ये देखा, सबसे छोटा जो रेडियस है वो किसका है आपका, सबसे छोटा रेडियस है नॉर्मल ऑक्साइड का, उससे ज़्यादा रेडियस है थोड़ा परऑक्साइड का, उससे ज़्यादा रेडियस है सुपर ऑक्साइड का। बात समझ में आ रही है यहाँ तक ये? तो ये साइज क्या हो गया आपका, साइज इंक्रीज। अब एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, ये बात तुम लोगों को पता होगी कि स्मॉलर कैटाइन स्टेबलाइज स्मॉलर एनाइन, बिगर कैटाइन स्टेबलाइज बिगर कैटाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात थी जो कि मैं यहाँ लिखना चाहूँगा इस टाइम। स्मॉलर स्मॉलर कैटाइन स्टेबलाइज स्मॉलर कैटाइन स्टेबलाइज स्मॉलर एनाइन। ठीक है बेटा। एंड बिगर कैटाइन स्टेबलाइज्ड बिगर एनाइन। ये बात समझ में आ गई? अब इससे तुम्हें क्या समझ में आया बेटा, जल्दी बता दो। ये समझ में आया कि जो बड़ी कैटाइन होंगी वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगी, और जो छोटी कैटाइन होगी उसका स्टेबल क्या बनेगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। इतना तो तुम्हें अंग्रेजी आती होगी, ये समझ गए होगे बात। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? अब सुनो ध्यान से, कंपाउंड हमेशा वो ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन कंपेरेबल होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, डिफरेंस कम होता है। सुनो ध्यान से, आयनिक कंपाउंड हैविंग कंपेरेबल, ये कह सकते हो स्मॉल डिफरेंस इन कैटाइन एंड एनाइन आर मोर स्टेबल। ये भी लिख देते हैं आपका कि आयनिक कंपाउंड्स हैविंग similar size of cation and anion, similar size of cation and anion are more stable having जल्दी बोलो बेटा, having high coordination number, having high coordination number,
कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है मतलब पास पास होते हैं सब, हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, सब एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होगा तो आपका वो स्ट्रांग बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई होगी जिसमें साइज कंपेरेबल होता है, डिफरेंस कम होता है केटाइन और एनाइन में, तो वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सारी कहानी समझ में आ गई आपकी? उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा आपके। अब ध्यान दो ज़रा मेरी बातों पर, ध्यान दो ज़रा बेटा मेरी बातों पर। अब हमने ये देखा, ये जो तुम्हारा ये लिथियम था, ये छोटे साइज का होता है। जब तुम लिथियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगी या करवाओगे, जो भी दिख रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका Li2O, लिथियम मोनोऑक्साइड या लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड। देखो लिथियम पे कितना था बेटा, +1, नॉर्मल ऑक्साइड पे O2 माइनस, ये +1 ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लिथियम 2 हो गया, वो हो गया 1, तो ये क्या होगा नॉर्मल ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड। ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ लिया हमने सोडियम, अब हमने सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, देखो जी हाँ, एक तो यही बनेगा Na2O, समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। अब दूसरा क्या बनेगा इसके अंदर, दूसरा बनेगा यहाँ पर Na2O2, ये आपकी मोनोऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड थी ना बेटा, ये कुछ भी बोल दो, मोनो या नॉर्मल, ये बन जाएगा आपका सोडियम, सोडियम परऑक्साइड। ठीक है बेटा, क्या बना, सोडियम परऑक्साइड। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये बन गया आपका NO, यहाँ पर तो सिर्फ ये बनेगा, देखो समझो बेटा ध्यान से, यहाँ पर क्या बन गया आपका ये। अब ये बना कैसे होगा, सोडियम पर कितना आता है +1, O2 पे 2 माइनस, ये क्या था जल्दी बताओ, ये था आपका परऑक्साइड, क्या था, परऑक्साइड। अब देखो ये +1 ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये कितने होगा 2 और ये पूरा कितना हो गया 1, कंपाउंड ये बन गया आपका परऑक्साइड। अब हम यहाँ लेते हैं पोटेशियम या फिर रुबिडियम या फिर सीजियम, तीनों, तुमने इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, यहाँ क्या बनेगा बेटा ध्यान से देखो, एक तो यही बनेगा K2 नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड बोल दो इसको। एक क्या बनेगा, बिल्कुल सही, एक बनेगा K2O2, एक ये बन गया आपके पास, क्या बन जाएगा परऑक्साइड, ये बन गया क्या बेटा परऑक्साइड। एक आपका बनेगा बेटा सुपर ऑक्साइड, क्या बनेगा सुपर ऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, ये कैसे बना होगा बेटा, हर किसी में इन पे तो +1 ही रहेगा, मैंने बताया था आपका जो अल्कली मेटल होते हैं उस पर +1 होगा, और ये O2 पे -1 है, ये +1 ये -1, कंपाउंड क्या बन गया KO2। अब पूछा जाए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अभी हमने पीछे ये देखा था कि आपका जो आपका बिगर कैटाइन होगा वो बिगर एनाइन को स्टेबलाइज करेगा, और जो स्मॉलर कैटाइन होगा वो स्मॉलर को स्टेबलाइज करेगा, और वही कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर तो एक ही है तो यही स्टेबल है, दूसरा नहीं बन रहा क्योंकि दूसरे ऑक्साइड का साइज बड़ा है, यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है और इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वो बिगर एनाइन को स्टेबलाइज करता जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगली कहानी पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। N2O2 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का डेरिवेटिव है। जब इसको पानी में डालोगे तो H2O2 मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा वो भी आगे हम देखेंगे भी। तो याद रखो, जैसे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऐसे ही ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। बात समझ में आ गई? ओफो, ये तो और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल गया आपको। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज अ वेरी वैल्यूएबल कंपाउंड। ये आपको सांसें देगा, ये आपको जीने की वजह देगा, मतलब ऑक्सीजन देगा। वजह क्या? जिसकी वजह से आप जियोगे वो देगा। सुनो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बिकॉज इट इज यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट। इसको स्पेस में लेके जाया जाता है। एंड इन सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग डिवाइस। ठीक है, टू रिमूव मॉइस्चर, ये मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। सुनो ध्यान से, ये क्या करता है? मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या करेगा? ये O2 बनाएगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, O2 बनाएगा, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके O2 दे रहा है,
इसको तुम आराम से यूज़ कर सकते हो एज अ जनरेटर फॉर O2। और एक और इम्पॉर्टेंट, तुमने जो सांस बाहर निकाली उसमें CO2 था। स्पेसक्राफ्ट में क्या होता है, ये CO2 से रिएक्ट करेगा और CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 देगा आपको। ये भी तो कितनी मजे की बात है, ये आपको ऑक्सीजन देगा। आपने CO2 बाहर निकाली, उसने उसको O2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था जो कि स्पेस में लेके जाया जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कहानी में आगे बढ़ते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। अब सुनो, अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से, इसीलिए ये आपके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। सुन लो ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। जी हाँ, कौन कौन बनाते हैं बेटा, जल्दी बताओ। सिर्फ 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। वो कौन से हैं? वो बनाएंगे आपके वो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सिर्फ यही 3 सुपर ऑक्साइड बनाते हैं और कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। पर ऑक्साइड तो और भी बनाते हैं। देखो, अगर तुमने यहाँ पर बेरिलियम लिया, इसको तुमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, ये जो ऑक्साइड बनाएगा ये बनाएगा ये BeO, नॉर्मल ऑक्साइड। हम जानते हैं बेरिलियम पे कितना था 2+, ऑक्सीजन पे कितना है 2-, तो ये +2 ये -2, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, +1 -1, क्या बन गया आपका ये BeO। अब यहाँ पर लिया हमने मैग्नीशियम लिया या फिर हमने कैल्शियम लिया, ये दोनों भी क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते हैं। क्लियर हो गया तक बात? दोनों क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर दोनों आपके नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाएंगे। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रोंशियम लिया, स्ट्रोंशियम को जब आप लेंगे बेटा, स्ट्रोंशियम नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाएगा, लेकिन साथ साथ क्या बनाएगा, देखो ध्यान से, स्ट्रोंशियम पे कितना होता है 2+, और सुपर पर ऑक्साइड पे O2 पे 2-। देखो ये +2 ये -2, सिंप्लीफाई कर दो, +1 -1, तो एक तो ये हो जाएगा पूरा, ये पूरा एक ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा SR। समझो बेटा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका SrO2। तो ध्यान से देख लो, ये क्या था आपका, ये था परऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, ये हो जाएगा आपका परऑक्साइड। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने बेरियम लिया, बेरियम भी क्या करता है, बेरियम आपका नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाता ही है, बट इसका जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, बेरियम परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कोई नहीं बनाता। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सारी बातें क्लियर आपको हो ही गई होंगी। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से। देखो कुछ दिमाग दिखला, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड आर रिफ्रैक्टरी यूजफुल फॉर द लाइनिंग ऑफ फर्नेस बिकॉज। अब सुनो, ये जो आपका मोल्ड बनाते हैं फर्नेस में, जो हमको चीज कास्ट करना है, जो मोल्ड बनाते हैं, उसका जो इनर पार्ट होता है वो हम जानते हैं, जब उसको हम गर्म करेंगे तो हम ऐसे मटेरियल का बनाएंगे जो मेल्ट ना हो। और वो किसका बनता है आपका, किसी भी मोल्ड का जो इनर पार्ट होता है वो ऐसे सब्सटेंस का बनेगा जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके और मेल्ट ना हो। तो वहीं पर आपके ये दोनों यूज होते हैं। अंदर की जो लाइनिंग्स आपकी होती हैं वो इसकी बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं, रीज़न भी समझ लो, क्योंकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना इतना, और ये वेरी लो वेपर प्रेशर। जब मेल्ट ही नहीं हो रहे तो वेपर में क्या कन्वर्ट होंगे, इसीलिए वेपर प्रेशर इनका बहुत कम होता है। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को आराम से कंडक्ट करते हैं। केमिकली इनर्ट, ये किसी भी चीज़ जो उसके अंदर आप कास्ट कर रहे हो उससे रिएक्ट नहीं करते। और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होते हैं। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मोल्ड का जो हम इनर पार्ट बनाते हैं वो इससे बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आपके आ गया होगा, याद करने की बात थी। रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर, ऑक्साइड जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हम जानते हैं। अगर आपके पास ऑक्साइड है, सपोज मैंने यहाँ पर लिया आपका Li2O, ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट करोगे, हटाओ हम Li2O नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट पोटेशियम लेते हैं। देखो यहाँ पर बेटा तुम्हारे पास पोटेशियम था, तुमने क्या करा, पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, क्या बना था यहाँ पर, ये बना था तुम्हारे पास पोटेशियम नॉर्मल ऑक्साइड, तुम्हारे पास बना बेटा पोटेशियम परऑक्साइड, तुम्हारे पास बना पोटेशियम क्या बना, जल्दी बोलो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये 3 बने। अब जो रिएक्शन पोटेशियम मोनोऑक्साइड का होगा वही रिएक्शन अल्कली मेटल के हर ऑक्साइड का होगा, हर मोनोऑक्साइड का होगा। अगर तुमने पोटेशियम परऑक्साइड, लिथियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड तुमने लिया, लेकिन पहले हम बात करें मोनोऑक्साइड की,
तुमने लिथियम मोनोऑक्साइड लिया, सोडियम मोनोऑक्साइड लिया, पोटेशियम मोनोऑक्साइड लिया, वाटर से रिएक्शन करवाया, तो क्या बनेगा आपका इसका हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर तुमने कोई सा भी, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई सा भी, तुमने कोई सा भी पर ऑक्साइड ले लिया, पर ऑक्साइड को जब तुम रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहाँ क्या बनेगा, H2O2 भी बनेगा। सुन लो ध्यान से, कोई सा भी पर ऑक्साइड को अगर तुम रिएक्शन करवाओगे तो वो क्या देगा आपको, हाइड्रोक्साइड भी देगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी देगा। और कोई सा भी अगर तुम्हारे पास बेटा, कोई सा भी अगर तुम्हारे पास क्या है, सुपर ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर ऑक्साइड को जब तुम वाटर से रिएक्ट करवाओगे, वो क्या देगा तुम्हें, हाइड्रोक्साइड देगा, तुम्हें H2O2 देगा, और साथ साथ तुम्हें ऑक्सीजन भी प्रदान करेगा। बात समझ में आ गई। जो नॉर्मल ऑक्साइड हैं वो सिर्फ हाइड्रोक्साइड देंगे, पर ऑक्साइड क्या देंगे आपको, हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2, सुपर ऑक्साइड क्या देंगे आपको, ये सारी कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक बात। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस समय तुम कुछ ये भी देख लो, सेम चीज़ तुमने अगर यहाँ पर CaO लिखा, तुमने क्या करा, इसको H2O में डाला, क्या बनेगा बेटा, CaOH होल ट्वाइस। ये बात समझ में आ गई आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। ऐसे ही तुमने यहाँ पर क्या लिया, तुमने यहाँ पर सपोज BaO लिया, BaO तुमने वाटर में डाला, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा BaOH होल ट्वाइस, बिल्कुल क्लियर। तुमने यहाँ पर क्या लिया, BaO2, पर ऑक्साइड होता है ये, बेरियम पर ऑक्साइड को जब तुम वाटर में डालोगे, जल्दी बोलो क्या बनेगा, BaOH होल ट्वाइस बनेगा, साथ साथ क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमारा आता है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद एटमॉस्फेरिक CO2। कोई भी ऑक्साइड तुम्हारे पास है, सुनो बेटा ध्यान से, कोई भी ऑक्साइड तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सपोज यहाँ पर है, क्या है, Na2O। तुमने Na2O को क्या करा बेटा, इसके साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनाएगा ये बनाएगा तुम्हारा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हो गई बेटा बात, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही तुम्हारे पास अगर पोटेशियम ऑक्साइड है और तुमने इसको CO2 से रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास, पोटेशियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, कुछ रिमार्क आप देख लें। पहली बात तो ये मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट, इसका मिक्सचर जो होगा आपका वो यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज फ्यूजन मिक्सचर। कोई तुमसे पूछे फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, ये होता है फ्यूजन मिक्सचर। किस काम में आता है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप का टेस्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के काम में आता है, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करने के काम में आता है। हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें उसको मेल्ट करना है, तो जिसके साथ मिला के मेल्ट करते हैं, ये वो मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। किस काम में आता है, फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के काम में आता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बेटा। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा, यहाँ पर लिया हमने CaO, तुमने CaO में क्या करा, CO2 मिलाया, क्या बन गया बेटा, CaCO3 बन गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कुछ और बातें हम देख लें थोड़ी सी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर CaO था, मैंने इसको वाटर में मिलाया, तो यहाँ क्या बना था बेटा, CaOH होल ट्वाइस बना था, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसके अंदर CO2 डाल दो अगर, तब भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा, एक्वस होगा ये। उसके अंदर CO2 डाल दो तो क्या बन जाएगा, CaHCO3। वैसे तो ये हम आगे भी डिस्कस कर देंगे अभी, लेकिन फिलहाल तुम ये याद रखो, वो कंपाउंड जो आपका वाइट वॉशिंग के लिए मार्केट से खरीदते हो, ये होता है आपका क्विक लाइम, ठीक है बेटा। और जो पानी में डालने के बाद जो तुम वॉल पे अप्लाई करते हो चूना, वो ये होता है आपका स्लेक्ड लाइम, वो होता है स्लेक्ड लाइम। और जो 2-3 दिन रखने के बाद जो चमक आती है उस पर, वो कौन सा होता है आपका, लाइमस्टोन होता है ये। बात समझ में आ गई बेटा। और स्लेक्ड लाइम अगर ये सस्पेंशन है वाटर के साथ, तो इसको हम बोल देते हैं मिल्क ऑफ लाइम,
मिल्क ऑफ लाइम, पानी के अंदर पड़ा हुआ है तो क्या बोल देंगे इसको हम, मिल्क ऑफ लाइम या लाइम वाटर। क्लियर हो गया तक बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लाइम वाटर के अंदर एक्सेस CO2 पास कर दो, CO2 पास करोगे ये बनेगा, एक्सेस CO2 पास करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। ये कैसा होता है बेटा, मिल्की, ये मिल्की होता है। और ये था आपका मिल्कीनेस, मिल्कीनेस क्या होती है यहाँ पर, डिसअपियर, मिल्कीनेस यहाँ पर क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात समझ में आ गई बेटा। और लास्ट एक बात हमें ये बतानी थी बस, कि हमेशा बेसिक नेचर जो होगा वो टॉप से बॉटम आते आते इंक्रीज होगा। अगर मैंने लिखा LiOH, मैंने यहाँ पर लिखा आपका NaOH, मैंने लिखा यहाँ पर KOH, ये लिखा मैंने RbOH, ये लिखा मैंने CSOH, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा आपका BeOH, ये एम्फोटेरिक था, इसकी ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगी। यहाँ लिखा मैंने MgOH होल ट्वाइस, ये लिखा मैंने CaOH होल ट्वाइस, यहाँ लिखा मैंने SrOH का होल ट्वाइस, यहाँ लिखा बेटा मैंने BaOH का होल ट्वाइस। इनके ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड सब बेसिक हैं एक्सेप्ट दिस। ये क्या था बेटा, ये एम्फोटेरिक था। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ये क्या था, एम्फोटेरिक। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आपकी आ गई होगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके आगे आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखो, नमस्ते, बाय।